आपको सिर्फ हमसे चाहिए, दुआ हमसे चाहिए, बॉडी चाहिए, सब चाहिए, सब कुछ छुप के चाहिए। मेरा फिगर अच्छा है, मेरे इम्प्लांट्स अच्छे हैं। श्राप हर किसी का लगता है, अब जिसके साथ आप बुरा करोगे उसका श्राप सबका लगता है। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, पर हमारी इस सोसाइटी में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इनके सक्सेस की कहानी आपके सामने लाने के लिए वेलकम करते हैं जैज डिसूजा। नमस्कार। आपको मैंने एक डांस रियलिटी शो में देखा था जिसका नाम था D3D4 डांस रियलिटी शो, जिसमें आप पहली ट्रांस कंटेस्टेंट थी। हाँ जी। उसमें आपका सिलेक्शन कैसे हो गया? मेरा सिलेक्शन एक्चुअली मैं ना अपना मोबाइल लेके ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। तो स्क्रॉल कर करके मैं देख रही थी अभी एक्टिंग लाइन में क्या है ना, क्या और है, कुछ ऑडिशंस है क्या। तो ऐसे देखते देखते मुझे, अब मैं हूँ केरला से ना जी, तो मुझे एकदम से दिखा कि ये चैनल के बारे में इतना पता नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब में जाके देखा क्या है क्या नहीं, तो बहुत बड़ा शो है ये तो, है ना। तो फिर मुझे नंबर मिला, उधर नंबर भी था, तो मैंने उनको कॉल किया। कॉल किया तो पहले मुझे बोले कि ऑडिशंस ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा है तो नहीं हो सकता। मैंने बोले 1 मिनट रुकिए, है ना, रुकिए। और फिर वो बोले हाँ बोलिए। तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी मेरी स्टोरी है ना, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो आई डोंट थिंक रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि अरे मैंने आइडिया मैंने दिया। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा मतलब एक नई चीज़ होगी कि लोगों को अवेयरनेस है ना कि हमारे अंदर भी टैलेंट है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऑडिशन सिर्फ लड़कों लड़कियों के लिए होता है, ऐसा क्यों, है ना। तो फिर उन लोगों ने बोला ये तो अच्छी बात है। तो फिर मुझे प्रोड्यूसर ने बोला मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं अभी कॉल बैक करती हूँ। और मुझे पता था कि कॉल बैक करेंगे, है ना, तो क्योंकि मैं हूँ वैसी। तो हाँ, तो फिर मुझे कॉल बैक आया, मुझे बोला कि आपका एक छोटा सा डांस का एक क्लिप मुझे भेज दो। मैंने भेज दिया, तुरंत बोला आप सिलेक्टेड हो, और डायरेक्ट मुझे ऑडिशंस देने नहीं पड़े। और मुझे मेन ये था कि मेरे कम्युनिटी को मुझे आगे बढ़ाना था, मुझे आगे। और मुझे पता है केरला आज भी 10 साल पीछे। बट एक बार मैं एक और चीज़ में पूछना चाहता हूँ, केरला का जैसे आपने नाम लिया, केरला लाइक उसमें बहुत एजुकेटेड लोग हैं, और वहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो कि ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है अनएजुकेटेड लोग हो, वैसे बिहेवियर हो रहा है, तो आपको मतलब ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। लिटरेसी 99% है। लिटरेसी किस चीज़ के वहाँ पे? बुक्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये नॉलेज है। आपको इंसान का नॉलेज नहीं। मेन वो होना चाहिए ना, आप एक शरीर हो, आप एक आत्मा हो। आप पहले आत्मा और इंसान को पहचानो, उसको बिहेवियर को पहचानो, है ना, वो क्या कर सकता है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे। लोग हमेशा सिर्फ उसका जो लेबल, उसका पढ़ाई, उसने क्या किया, कितना एजुकेशन किया, लेकिन कभी भी नॉर्मल इंसान में भी वो लोग इंसान का इंसानियत नहीं देखते आजकल। बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है उनका, डिपेंड करता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपना नॉर्मल टेंडेंसी होता है वो क्या है हमारी। एजुकेशन आपको कहा जॉब दिलाएगा, आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाएगा। जब आप मुंबई आने की होड़ में थी, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं मैं अपना शहर छोड़ के मुंबई की तरफ आती हूँ। उसके पहले की जो लाइफ थी वो कैसी रही? एक्चुअली मुझे पढ़ना था फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, ये सब। मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला था मुझे एयर हॉस्टेस भी बनना पसंद था, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री जहाँ पे ग्लैमर है वहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे आप। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा। इनको ग्लैमर या फिल्म इंडस्ट्री मतलब करियर ऑप्शन नहीं है, करियर मतलब क्या कर, तुम्हें कौन लेगा, तुम क्या कर सकते हो तुम। अभी हमारे फैमिली में सब इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, मेरे आंटी लोग सब नर्सेस है, यूके वगैरह। तो नर्सिंग करने जब गए, नर्सिंग इसलिए करने गए कि मुझे उस घर से ना निकलना था। अब मॉडलिंग तो भेज नहीं रहे, एयर होस्टेस तो नहीं भेज रहे, तो मैंने सोचा ठीक है, तुमने जो बोला बीएससी नर्सिंग तो नर्सिंग, मुझे घर से निकलना है, क्योंकि मैं वहाँ रहूँगी तो मैं आज जो हूँ मैं नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है वो लड़की की है ना। तो गई मैं बैंगलोर पढ़ने गई, धीरे धीरे मैंने
वैक्सिंग किया, मैंने थ्रेडिंग किया, मैंने हल्का सा बाल बढ़ाने की कोशिश की, कपड़े मैंने थोड़े टाइट पहनने स्टार्ट किए, है ना, बॉयज़ वाले वो शर्ट नहीं पहना, लेकिन उसी को मैंने कट किया, थोड़ा डिज़ाइन किया वैसा। लेकिन और हॉस्पिटल लाइक जब प्रैक्टिस के टाइम तो एप्रॉन पहनना पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा फेस, मेरा बॉडी टेक्सचर लड़की वाला ही था, लाइक फेमिनाइन। लड़कों को मुझसे अट्रैक्शन होता था, मेरे ट्यूटर्स को मुझसे अट्रैक्शन होता था, और मैं इतनी नाजुक थी, मैं पता है लाइक प्रैक्टिस के टाइम में मैं पेशेंट्स को टच नहीं करती थी क्योंकि मुझे मेरे नाखून, मेरा फेस, वो सब मुझे केयर करना था। मैं बस काम करती, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया। जो स्टूडेंट्स थे वो मेरी तरफ ही थे, बट बॉयज़ हॉस्टल में मुझे रहना पड़ा। ओके। बॉयज़ हॉस्टल में रात इतना दरवाज़ा खटखटा मुझे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में एक लड़के के साथ ही मुझे रखा, लेकिन वो थोड़ा मुझे अच्छा लड़का था। मैं ये नहीं बोल रही सब गलत है, ये नहीं बोल रही सब गलत है, लेकिन आई थिंक 75-80% को मैं चाहिए। करेक्ट है। ओके। वो एडमायर करते हैं, हाँ, लेकिन चुपके से। तो फिर आप गलत भी मुझे बोल रहे हो, है ना। तो वो सब हुआ, फिर मैंने कंप्लेंट किया, मेरे प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया, तो फिर उन लोगों ने मुझे सेपरेट रूम दिया, लेकिन मैं तो चाहती थी कि मुझे गर्ल्स हॉस्टल में रखें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं जब मेरा बॉडी अटायर, मेरा कपड़े से हम जज करते हैं ना लोगों की। लड़कियां तो ठीक थी, लेकिन सब ठीक नहीं थी, बरामदे में रैंप करती थी। तो वहाँ पे एक लड़का एक दिन मेरे कमरे में घुसा और उसने बहुत बदतमीजी की, मुझे चिल्लाना पड़ा, उसको फिर हॉस्टल से निकाल दिया। तो ये सब मेरे साथ वहाँ पे हुआ है। फिर मैंने 4 इयर्स का कोर्स था, 3rd ईयर में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा ड्रीम तो नर्स बनना नहीं था, मुझे मेरा लक्ष्य मुंबई था, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री था, ग्लैमर था, तो मैं बस दिन काट रही थी वहाँ पे। फिर उस टाइम ऑर्कुट करके कुछ ऐप था, तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला, तो उसने मुझे बोला कि मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई आ सकते हो। तो फिर मैंने ड्रामा करके बोला कि मुझे नर्सिंग नहीं करना है। मैं फिर घर आ गई। फिर मैंने बोला मुझे मुंबई जाना है, अब तुम लोग जो समझो नहीं समझो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना टाइम मैंने यहाँ पे मेरा दम घुटता था। एक दिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने कमरे में नहीं रोती थी, क्योंकि घर से मैं क्रिश्चियन थी। मेरा वॉइस एक्चुअली उस टाइम भी लड़की वाला था, एकदम प्योर। सुनिधि चौहान जैसे मैं गाती थी उस टाइम। घर वालों ने 12th में मेरा स्पीच थेरेपी करवा के हार्ड करवाया है। अच्छा, मतलब आप लड़के जैसा दिखो, इसकी पूरी कोशिश की गई। हाँ, वो उस टाइम लैंडलाइन था, तो फोन आता था, कौन है, बेटी है बेटी। तो मुझे भी ना एक, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, तो मुझे तो मैंने भी हाँ बोल दिया। 5 दिन में स्पीच थेरेपी करवा के हार्ड करवा दी। अरे बाप। तो ये सब था। तो 5 दिन में हो जाता है हार्ड? हाँ, स्पीच थेरेपी, आ ई ऊ करके वोकल एक्सरसाइज, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये थोड़ा सा। लेकिन उस समय जब आपको ये फील था कि आपकी आत्मा लड़की की है, आपका शरीर भले लड़के का, लेकिन जबरदस्ती आपको लड़का बनाने की कोशिश की जा रही है, वो फील कैसा था? ये लोग मुझे बोलते थे कि तुम पागल हो, मुझे बताओ तुम जानबूझ के कर रही हो। आपको अगर मैं बोलूँ साड़ी पहनोगी नहीं, किसी लड़की को मैं बोलूँगी दाढ़ी मुझे करो, नहीं हो पाएगा। तो ये जैसे आप पैदा हुए हो वैसे हम भी है ना। करेक्ट है। आप नेचुरल अपने आप को समझ, हम भी नेचुरली है। एक एक चीज गॉड ने क्रिएट किया। आप होते कौन कि पॉइंट आउट करने के लिए कि तुम ऐसे हु आर यू? जब आपकी कम्युनिटी में से कोई पैदा होता है वो पता नहीं चलता, क्योंकि ये इसी में से कोई एक होगा। तो वो आगे जाके पता चलता होगा जो भी है। तो लोगों थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई जेंडर तो 2 ही है। आई वॉज बोर्न एज अ बॉय, है ना। तो मेरा इश्यूज है हार्मोनल इश्यू, क्रोमोसोमल इश्यू, बट आई डोंट थिंक कि कोई पैदा वैसे होता है। मतलब ये आप बोलना चाहते हो कि ये बाद में उनको लगता है तब वो चेंज होता है? हाँ, चेंज होता है। तो फिर बचपन में जब धीरे धीरे उनका ना बिहेवियर से पता चलता है, बिहेवियर से जब चेंज हो जाता है तो अब मेरे घर वाले मतलब थोड़े बहुत इलिटरेटेड
है, एजुकेटेड है, उनको छुपाना था करके मुझे घर से नहीं निकालते। ओके, उनका इज्जत बनी रहे वैसा कि भाई। हाँ, जो गांव में प्रॉपर गांव में जो बच्चे ऐसे पैदा होते उनको तो बहुत वो रहता है ना, यार ये क्या हुआ ऐसा। हाँ, गांव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो निकाल देंगे डायरेक्ट घर से। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो जब निकल जाता है, आई डोंट नो कैसे फिर जो हमारे ग्रुप में है वो लोगों को ये पता चल, क्योंकि गांव में जो वो गांव में ही रहते हैं, तो एक जब बात होती है तो उसके बाद हर जगह फैलती है। इसका स्वभाव ऐसे तो लड़की जैसा है तो वैसा है, कितना भी छुपाओ ये पता चल जाता है ना। तो ये आपकी जो कम्युनिटी है उसका नाम LGBTQ कम्युनिटी है। आपका एक कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए भी वो लोग काफी कुछ प्रोटेस्ट भी करते हैं, कभी रैलीज भी निकालते हैं, मैंने देखा है उनका रैलीज निकालते हैं। तो आप कभी ऐसा रैलीज में जाते हैं और उसमें क्या एजेंडा क्या रहता है उनका कि क्या चाहिए उनको हक में? आज़ादी। क्योंकि अगर तुम खुद के हिसाब से नहीं जी पा रहे हो, तुमको मोलेस्ट किया जाता है, तुमको उंगली उठाया जाता है, कौन सी आज़ादी? करेक्ट। कैसी आज़ादी? हर इंसान को अपने तरीके से जीने का हक है, वो हमें नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं है जी। हम आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये बहुत टाइम जाएगा। अब बोलते हैं कि ठीक हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ ठीक होता तो मेरी बहनें या मेरे लोग, आज कुछ लोग रोड पे नहीं होते। उनको कुछ काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप वो जगह नहीं दे रहे हो। आप अपने बच्चे के जैसा उस बच्चे को ट्रीट नहीं कर रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कुछ दिनों पहले, और वो खास करके आपकी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए ही था। करेक्ट। उस फैसले से, उस बदलाव से कोई चेंजेस नज़र आ रहा है क्या आजकल की सोसाइटी में? थोड़ी बहुत औरतें हमें सपोर्ट करती हैं, बट मोस्टली ना उनको एक मजाक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग रोड पे खड़े रहते हैं, ये लोग रोड पे खड़े रहते हैं मतलब सब वैसे ही है। बट ऐसा नहीं होता। वो तो फिर लड़कियां भी खड़े रहते हैं, लड़के भी खड़े रहते हैं। यस सही। तो सब गलत है। आपकी कम्युनिटी को वो हीन भावना से देखा जाता है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि हम ऐसे हैं कि तुम भी वैसे बनो। इंसान है ना, खून है ना, दिल है ना, हम भी रोते हैं। आपको सिर्फ हमसे चाहिए, दुआ हमसे चाहिए, बॉडी चाहिए, सब चाहिए, सब कुछ छुप के चाहिए। ये आपने सही बोला, सब कुछ छुप के चाहिए, सामने कोई नहीं आता। मैंने खुद देखा है क्लब्स, इवन मैं भी जाती हूँ क्लब्स में, जाती हूँ, पार्टी करती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पसंद है। तो जाती हूँ तो अपनी गर्लफ्रेंड को साइड में खड़ा करके पीछे से नंबर मांगता है। तो चाहिए, उसको भी चाहिए, तो सीधा मांगो ना। सीधा। दिक्कत क्या है? करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने जैसे किसी गे से या फिर ट्रांसजेंडर से शादियां भी की है। अभी काफी न्यूज में भी आ रहा है। तो ऐसा कुछ आपका भी ऐसा प्लानिंग है कि आप शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो? कोर्स क्यों नहीं शादी करना चाहती हूँ। शादी तो मेरा ड्रीम है। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अगर कोई लड़का नहीं मिले, मैं एक गोवा में जाके एक इवेंट सबको बुलाऊंगी, एज एन इमेजिनरी पति खड़ा करूंगी और मेरा जो वो ड्रेस पहनूंगी और शादी करूंगी। स्वयंवर जैसा, जैसे राखी का स्वयंवर था, वैसा आपका स्वयंवर। बेचारी वो भी पति ढूंढ रही है। वो भी ढूंढ रही है। अभी भी ढूंढ रही है। और आज पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, अगर 1-2 बच्चा मैं अडॉप्ट कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ना? तो वो ऐसा कोई है तो प्लीज आ जाओ, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। सलीम फेकू करके जो आइकॉनिक कैरेक्टर है उनका, वो मैंने मूवी देखी थी, जो अंग्रेजा पे पीछे भागते वो, उनके साथ में आपने रिसेंटली पिक्चर की है जिसका नाम है फंस गए यारो। उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। उसके बारे में वो भी ऑडिशन के थ्रू हुआ था। मतलब मैं सेलेक्ट हो गई थी और बहुत सेट बहुत अच्छा था और बहुत कंफर्टेबल था। तो ये एक सेट है, ओके, कंफर्टेबल वाला सेट है ना। वहाँ पे मुझे कोई छेड़छाड़ी नहीं मिला, सब अच्छे थे, ट्रीटमेंट अच्छा था, मूवी अच्छा था, मतलब थिएटर में सब लोग हंसे और मैं हाईलाइटेड थी। मुझे उसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री से एक रोल भी मिला, लेकिन उनको लगा मैं गे हूँ,
ओके, है ना, ये वाला। सो उनको फिर मैंने फोटोज भेजे, तो मैंने जो इम्प्लांट्स किए हैं, ओके, मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट किया है, तो उनको अब मैं ट्रांस हूँ, या है ना, तो उनको वो रोल नहीं से था, लेकिन मेरा एक्टिंग पसंद आ गया फिर, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। तो ये एक सेट है, वो अच्छा था। लेकिन केरला में जो मैंने शो किया, उसके बाद मैं बहुत फेमस हो गई, बहुत टीआरपी था, मैं हर जगह लाइक मैं फेमस थी। इवन एयरपोर्ट में पहुंची थी, हीरोइंस मेरे पास आके हाय हेलो करते थे एयरपोर्ट में, मैं नहीं जानती थी उनको। मतलब आप फेमस हो गए थे काफी। मैं फेमस हो गई थी बहुत। मैं मुंबई में थी, तो मुझे केरला का तो इतना वो नहीं था, तो हीरोज कौन से है। फिर मुझे बड़े बड़े कॉल्स आने लगे, बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती। बड़े बड़े एज इन किस मतलब कैटेगरी बता दे, आप नाम मत बताइए। वो एक्टर भी है, वो एक फिल्म इंडस्ट्री के मेन मतलब पर्सन बोल सकते हैं। ओके ओके। उनका भी कॉल आया, जो मेन कैरेक्टर एक्टर है उनका भी कॉल आया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड फंक्शन ऑफर किया। ओके। तो अच्छा पेमेंट था, सब कुछ था, BMW ये वो सब, फ्लाइट 5 स्टार, ट्रीटमेंट सब था। तो मैंने शो किया, शो करने के बाद मैं बाहर निकली, अपने होटल में पहुंची, तो ऑब्वियसली काम करूँगी तो पैसा तो चाहिए, तो मैं पैसे का वेट कर रही थी। तो अब जो इवेंट था वही आदमी था, तो उसको खुद मेरे रूम में आने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं कोई ऐश्वर्या राय नहीं हूँ कि वहाँ वो आए, है ना, वो आए। मैं तो पहली बार है ना देख रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेड इंसान। हाँ, रिस्पेक्टेड इंसान हो गया। तो ये इंसान आ गया, बैठा, 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, 20 मिनट के बाद ये, अच्छा कैसी हो, काम ठीक है, बहुत अच्छी हो। मुद्दे पे आ गया वो। मुद्दे पे, हाँ। तो और भी शो दूंगा। अच्छा, ओके। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो दुबई में है इवेंट है, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, दोनों के साथ आपको, एक भी नहीं है, दोनों रूम में रहेंगे, थ्रीसम। मैं अब मैं उस टाइम छोटी थी, छोटी मतलब कितना एज होगा आपका? 23-24। ओके। कला में आते तो मैं ऐसा कोई ट्रीट करेगा, कहीं सोचा नहीं। मेरे लिए एकदम शॉक्ड हो गया कि तुम यहाँ पे भी सोना पड़ता है। तो आपको जानकारी नहीं थी मतलब यहाँ पे ऐसा होता है? कि मैंने बोला काम तो मैं डांस शो करने वाली हूँ ना, डांस शो के लिए मैं अपना आपके साथ बिस्तर क्यों शेयर करो? हाँ, ये काम करने ठीक है, मुझे कोई पसंद है वो बात अलग होती, आप मुझे जबरदस्ती सुलाने नहीं सुला सकते ऑब्वियसली। तो आपको शो चाहिए तो आपको सोना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, बताती हूँ। उस इंसान को देखते बैठ गई कि जो इंसान पूरे केरला के लिए महान इंसान है, वो अंदर ऐसे है। तो ये लोगों को चलता है, लोगों को दिखावा चलता है, लोगों को सच नहीं चलता, सच नहीं हजम होता है। और इसके वजह से आप लोग खुद सोच के देखना, आपके ही घर में आप लोग धोखा खाते होंगे। नहीं ऑब्वियसली, हाँ, मतलब पता नहीं चलता कौन क्या है। एक रिपोर्ट आई थी अभी बीच में, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि ज़्यादातर अब्यूज़ जो होता है, जो चिल्ड्रंस अब्यूज़ होते हैं, वो अपने घर में ही होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण अपनी सोसाइटी है। और ये बचपन में मेरे साथ भी ये भी हुआ था। अच्छा, ये बताना चाहिए आप। हाँ, मेरा आई थिंक आई वाज इन UKG तब। मेरा फैमिली महाराष्ट्र में थे, हम लोग वेकेशन में केरला जाते थे। तो मेरे बाजू में ही मेरा रिलेटिव ही है, है ना, वो थोड़ा बड़ा, आई थिंक वो 9th-10th स्टैंडर्ड में था, मतलब थोड़ा यंग था। और मैं UKG का बच्चा, उसको बुला के, कमरा भी नहीं था, एक मतलब हमारा जो घर बाजू बाजू में रहता है, इधर के जैसे बिल्डिंग्स नहीं रहता ना, घर रहता है। तो दोपहर का टाइम था, उस तरफ उसने चटाई पता नहीं कुछ तो बिछाया, और मुझे उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने को बोला, और मुझे नहीं पता था कि क्या है, क्या चल रहा है, वो छोटे बच्चे को कैसे पता होगा। तो वो मेरे एकदम से, फिर बाजू में एक आंटी कपड़ा कुछ सुखा रहे, तो उसने वो देख लिया, उसने एकदम से चिल्लाया,
मेरे माइंड में वो कुछ तो बैठ गया, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। उस टाइम तक वो बच्चा इतना हंसता खेलता बच्चा था, उस टाइम से मैं इतनी शांत हो गई, चुप हो गई। मेरा पढ़ने में या फिर किसी चीज़ में ध्यान नहीं रहा। फिर अभी मतलब बड़े होने के बाद समझ में आ गया उसने मेरे साथ क्या किया। तो वो अभी भी वो लड़का मिलता है आपको, मतलब कभी देखा होगा आपने? नहीं, वो लोग बाहर कई कंट्री में। ओके ओके। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। हो रहा है। प्लीज़ मुझे, अब मैं इधर बैठी हूँ तो मुझे ये भी बताना है कि अपने बच्चों को प्लीज़ संभालिए, उनका ध्यान रखिए, फ़ोन से दूर रखिए। यस। अपनी लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को अपने रिलेटिव्स के साथ जाने मत दीजिए, ज़माना बहुत खराब है। तो मैम, आपके पेरेंट्स आपको कितना प्यार करते थे? बॉन्डिंग कैसा था उन आपके साथ और उनके साथ? कुछ भेदभाव या फिर आपको ज़्यादा प्यार मिला, नहीं मिला, कम मिला? जब स्कूल टाइम था तब तो था, प्यार था। ओके। तब मेरे पूरे फैमिली में सबको लाइक लड़कियां ही हैं। मेरे अंकल्स को, मेरे सबको लड़कियां, और मैं अकेली। तो सबका प्यार उस टाइम था। बाकियों की लड़की है तो मेरे घर पे लड़का, तो एक प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। जब मैं स्कूल भी पास होती थी तो लाइक मुझे गिफ्ट मिलना, वो सब हर जगह लेके जाना। तो वही बच्चा, जब उसको घुट तो मैं बचपन से रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके। जब इंसान बढ़ते जाता है, बच्चा बढ़ते जाता है, तो उसको फिर समझ में आता है ना कि मैं कुछ अलग हूँ। तो मैं अपने आप अपने बिहेवियर या कुछ कर नहीं रही हूँ। सब यही बोलते हैं कि तुम खुद कर रहे हो। मैं खुद क्यों अपने आप को अकेलापन महसूस कराऊँ, सबसे मैं क्यों हटाऊँ? मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैंने किसी से छीना नहीं। मैंने गलती यहाँ पे क्या किया जो नेचुरल है। और माँ बाप जिसने जन्म दिया, उनको मैं सोचती हूँ, उनको ये भेदभाव हो कैसे जाता है ना? बड़ी होगी मेरे थोड़े से बिहेवियर की वजह से, कि मैं थोड़ी सी लड़की जैसे बिहेव कर रही हूँ। स्वभाव मेरा वही, मैं वही। एक बच्चा को क्या प्यार चाहिए? माँ बाप का प्यार चाहिए ना। वही नहीं मिल रहा है तो वो तो पत्थर बन जाता है। आज मैं इतनी पत्थर हो गई हूँ, इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ, लेकिन अच्छा है। इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरे ना आंसू ख़त्म हो गए हैं। मुझे अंदर से फील होते लेकिन आंसू ही नहीं निकलता, सूख गया है। इतना ज़िंदगी में देख लिया। मेन कब होता है? जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होता। सही। मुंबई में आने के टाइम में मेरे साथ 8-9 लड़कों ने रेप करने की भी कोशिश की। अच्छा। रेप बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम ना बोल के ऐसे हटा देते हैं। जिसके साथ गुजरता है ना, उसको पता है। मुझे वो भी इतना बुरा नहीं लगा। जब एक माँ बाप का प्यार नहीं मिलता ना, तुम्हें मुझे घर जाने के लिए पूछना पड़ता है। ये आपने जैसे रेप वाला किस्सा बताया, रेप मतलब कैसे हुआ? कहीं पे आप गए थे या फिर कैसे, मतलब वो इंसिडेंट हुआ कैसे? नहीं मुंबई में आई थी। ओके। तो फ्रेंड बने, और उस टाइम मैंने सर्जरी नहीं किया था। ओके। उस टाइम मैं सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग में थी। ओके। इसलिए देखो ना, इसलिए मैं आवाज़ भी नहीं उठा पाई कि जब लड़के के साथ रेप होता है तो वो कहाँ जाके बताए। ये हर किसी की प्रॉब्लम है ये। तो ये इन लोगों ने मुझे बुलाया, बर्थडे पार्टी करके बुलाया, और मैं गई। और ये है मुंबई में लोखंडवाला में। ओके। बिल्डिंग अच्छा सब कुछ था, तो मैं डाउट नहीं किया, दोस्त है ना। बुलाया और मैं गई तो वहाँ पे लड़के ही लड़के हैं। केक नहीं, कुछ नहीं, दारू के बोतल रखे हुए थे। उस टाइम मैं दारू वारू कुछ नहीं पीती, मुझे पता भी नहीं क्या है। तो मैं कब से पूछ रही हूँ लड़कियाँ कहाँ है, लड़कियाँ क्यों नहीं आ रही है? केक करो ना, आएंगे, पहले ये स्टार्ट करो। बियर स्टार्ट करो। मैंने सुना था बियर नॉर्मल चीज़ें हैं। पिलाया मुझे उन लोगों ने, और फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ड्रिंक कुछ भी करो, आप वहाँ पे करो जहाँ पे आपको पूरा भरोसा हो। एंड वो रेप ही हुआ, क्योंकि लॉ है, अगर आप
क्लब में भी किसी लड़की को ड्रिंक करवाते हो और उसके साथ प्यार में ही, रेप नहीं है, प्यार में ही रिलेशन कर रहे हो, वो रेप है। ओके, लॉ है। करेक्ट, मतलब वो अपने होशो आवाज में नहीं है। नहीं है। तो मेरे साथ भी वही हुआ और 8-9 लड़के, और जो लड़का मेरे साथ क्लोज था वो ड्रामा कर रहे कि अरे दोस्त लोग मुझे खींच रहे करके वो बाहर चला गया। अच्छा, वो गया अंदर वाले रूम में लेके गए और मुझे दिख रहा है कि ये मेरे करीब आ रहे हैं ना कर, तो कहाँ से मुझे शक्ति, मेरे बॉटल्स थे, कहाँ से मुझे आवाज़ मेरी निकली, बॉटल मैंने फोड़ा, चिल्लाई, विंडो खुले थे, बाजू में आवाज़ आया होगा, खटखटाया और मैं बिना चप्पल के भागी वहाँ से। और ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, ये आज जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है? मेरे घर से मुझे प्यार नहीं मिला, मेरे घर में उन लोगों ने रखा नहीं। उल्टा हम प्यार देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्यार चाहिए, हम प्यार के भूखे हैं। तो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस आपने मुंबई में कराया होगा? हाँ, मुंबई में किया था। सो वो प्रोसेस कैसा रहा? बहुत पेनफुल है। वो सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन जेल आपके पोर्शन में यहाँ पे कट करके वो जेल डाल लगाता है। तो स्टिच का और स्टिच और वो जो एक्सटर्नल चीज़ आया उसका जो वेट है, वेट और उस स्टिच पे पेन होता है। तो 15-20 डेज आपको रेस्ट लेना ही पड़ता है। एक दो जन की ज़रूरत पड़ती है आपको उठाने बिठाने के लिए। तो इतना तकलीफ सब झेल के औरत बनना इजी नहीं है। नहीं है। और औरत बन के रहना भी इजी नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत बहुत बोलते ना, हमने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल सबको नॉर्मल लोगों को काम के लिए है, उनके फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए, मेन पैसा कमाने का स्ट्रगल है। हमें घर से लड़ना है, सोसाइटी से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, और फिर काम के लिए। काम तो मिलता नहीं, काम कोई देता नहीं है। क्यों? जेंडर। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है? सोच में प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम। बॉडी ट्रांसप्लांट कराने के बाद सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला? बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम कुछ और होते हैं और हमारी सोल कुछ और होती है, उस समय सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। सी बॉय थी, ट्रांजिशन हुआ, सब ठीक चल रहा था, बीच में एक बॉयफ्रेंड भी हुआ। अरे ग्रेट। प्यार था, सब था, और मुझे नहीं पता था कि वो क्यों प्यार में था। क्योंकि मैंने 2012 में मुझे किसी ने इवेंट बोल के थाईलैंड ले गया। अच्छा। बैंकॉक ले गया। वहाँ पे उसने मुझे क्लब में डाला, डांस क्लब में डाला। तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, मुझे लगा इवेंट है कि करके आना है, 1 महीने का इवेंट बोला। तो वही प्रॉपर डांस बार हुआ, मैं डांस किया, सब अच्छा था, कोई गलत नहीं था। सिर्फ डांस करके आना था, पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। वो एक एक्सपीरियंस अलग था कि यू नो तुम यहाँ पे खड़े हो और पैसे उड़ रहे और मैं नाच रही हूँ। वहाँ पे तो ट्रेंड चलता भी है ना, वो फीमेल्स एंड उनका लेकिन वो उस कंट्री में कैसा है कि वो लोग उनको पास लाइसेंस है, वो लोग लीगली करते हैं, और वो लोग सेक्स वर्कर्स है वो वहाँ पे। इंडियंस को सेक्स वर्क वहाँ पे अलाउड नहीं है। आप डांस कर सकते हो, बार बार पुलिस आके चेक करती है आप क्या कर रहे हो। अच्छा। वो भी लहंगा, साड़ी, लहंगा। अच्छा, साड़ी लहंगा, और कुछ नहीं। वेस्टर्न भी आई थिंक नॉट इतना अलाउड नहीं। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, एक लाइफ का है ना एक्सपीरियंस। आई मुंबई और पैसा है तो छोटा सा रेंट पे घर भी लिया। घर लिया तो मैंने सोचा घर से तो प्यार नहीं, यहाँ कहीं से तो प्यार नहीं, अब प्यार ढूंढना पड़ेगा। तो आया कोई बॉडी बिल्डर था। अच्छा। तो कहाँ पे मुलाकात हुई थी? मॉल था। ओके। मॉल में। अच्छा, आंखें मिली। आंखों में इशारे हो गए। तो उसने मुझे आइसक्रीम खाना है क्या पूछा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आइसक्रीम खाती नहीं हूँ। फिर मैंने हाँ बोल दिया, तो मुझे ठीक लगा था। फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, वैसे फिर मिलने लगे। बाद में पता चला वो तो मेरा सेम बिल्डिंग में ही था। अच्छा। तो आना जाना इजी हुआ। उसने मेरे शोज देखे, उसको लगा ये तो
ओके, मालदार पार्टी मालदार पार्टी, लेकिन उतनी नहीं थी, ठीक थी। उस टाइम मुझे कोई और पसंद करता था। अच्छा। लेकिन मैं उसको भाव नहीं दे रही थी। ओके। देखो हमारे जिंदगी में हम जो गलतियां करते हैं, एंड ही वॉज नॉट दैट मच लुकिंग गुड। बस ये इसी यहाँ पे लड़कियां फंस जाती है। वो अट्रैक्शन किसी और से करते हैं। चेहरे पे आप अंदर तक नहीं जाते हो। आपको क्या चाहिए? बाहरी बाहर। अब मैं सुंदर, बहुत अच्छी लग रही हूँ, लोग क्या अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, क्या अच्छी लग रही है। रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा, 1 साल हुआ, धीरे धीरे ना उसकी मम्मी भी मुझे कॉल करती थी, वीडियो कॉल, कि बेटी हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं कौन नहीं चाहता है एक परिवार बच्चा। मैंने पहले से सोच के रखा कि अडॉप्ट करना है, कि मैं उसको पढ़ाऊँ, उसको सिखाऊँ, उसको अच्छी सीख दूँ। और मैं लड़का ही अडॉप्ट करती, लड़की भी करती, लड़का करती, क्योंकि लड़कियां क्या है, वो लोग समझ जाती है, वो लोग समझदार होती हो। हमें छेड़ता कौन? लड़का। अब सीख किसको देना है? लड़के। वो लड़का आगे जाके 10 को सीख देगा, 1-2 सीख, है ना, सिखाएगा कि ऐसा ऐसा है, रिस्पेक्ट देगा लड़कियों की, हमारी, सबकी, हर इंसान की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इस यूनिवर्स की रिस्पेक्ट। तुम आज उसका कदर नहीं करोगे ना, ये यूनिवर्स भी जवाब देगा एक। तो प्यार हो गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसे मांगने लगा कि मुझे उसके लिए चाहिए, दिया। फिर एक बार उसकी मम्मी ने कॉल किया और बोला कि आपकी शादी करवाएंगे, वहाँ पे आपके लिए, आप अच्छे से रह रही हो, हमारा छोटा सा घर है, घर बनाएंगे। तो मैंने जो मेरी एफडी था, मैंने सब तोड़ के इसको दे दिया। 4-5 दिन रहा और एकदम से मुझे फ़ोन आ गया, सॉरी मैं आ नहीं सकता, मेरी शादी फिक्स होगी। बाप रे, एक और झटका। तकरीबन कितने पैसे दिए थे आपने? 15 लाख। 15 लाख बस में घर आ जाता है। हाँ, आ जाता है। जो मैंने कमा के, मैं कोई बहुत बड़ी कुछ नहीं, बट आपकी मेहनत मैंने अपने पैर को तोड़ के कमा के जो मुझे नहीं करना था, मेरे मन से नहीं करना था, वो भी करके, इवेंट्स करके, शोज करके, जो रखा था ले गए। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसकी वाइफ का भी एक्सीडेंट हुआ। तो और कर्मा है, तुम जहाँ जिसके ऊपर उंगली उठाओगे, जिसको बोलोगे, वो तुमको रिटर्न आएगा। तो मैं नहीं चाहती थी, मैं किसी का कभी नहीं वो कोई नहीं चाहता, कभी नहीं। बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप हमें श्राप मत दो, आप हमें ये मत, नहीं, श्राप हर किसी का लगता है। आप जिसके साथ आप बुरा करोगे उसका श्राप लगेगा। दिल से एक बच्चे का भी तुम बुरा करोगे, उसका भी लगता है। सही बात है ना। तो ये प्यार का कहानी यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद मुझे आज तक, अभी तक मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। अब मैं सच में शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन सच में मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो वेल सेटल्ड होगा वही आगे आ जाए, वरना झगड़ा होगा। हाँ, बराबरी से। हाँ, और दिल अच्छा होना चाहिए। पहले ये चीज़ें होती थी कि अगर आप कहीं पे कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल का कॉलम होता था। आज ट्रांसजेंडर का कॉलम लिखा हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बदलाव ही तो ज़रूरी है ना। सिर्फ फॉर्म में है। ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करने गई, ठीक है, गवर्नमेंट को ये सब करना ही पड़ता है ना, क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे, मीडिया में आ रहा है, दिख रहा है, तो उनको तो करना, उनको क्या करेंगे, फॉर्म ले लो, तुम भी ले लो, ले लो। हमने लिया फॉर्म से, हम खुश है, ठीक है, अच्छा है। वॉशरूम भी नहीं बन रहा है, है ना, करेक्ट है, मेल फीमेल वॉशरूम, ये तो बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी लड़कियों के, लेडीज वॉशरूम, अब लड़कों में तो हम जा नहीं सकते, यहाँ हम जाते तो हर कोई लड़की अभी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको भी पूरा प्रॉपर नहीं पता कि क्या है ना, ऐसा बन के भी आ जाता है। हाँ, कोई बन के भी आजकल ये भी चल रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये है, तो फॉर्म है मेल फीमेल अदर्स, फॉर्म भर दिया, ऑर्गेनाइजेशन गई, बैठी, मुझे जॉब मिल गया, मेरा एजुकेशन है, मैं बैठ गई। अब क्या, अब मैं बैठ रही हूँ, काम कर रही हूँ, यहाँ कोई हंस रहा है, वहाँ कोई हंस रहा है, मेन बॉस हंस रहा है, मैं कैसे काम करूँ, कैसे काम होगा, करेक्ट है।
तो ये है, तो कुछ बदला, कुछ बदला नहीं है। ओके, लेकिन बदलेगा। नहीं ऑब्वियसली अभी भी वही सेम चीजें चल रही है, बस थोड़ा सा लोग सोफिस्टिकेटेड वे में रह रहे हैं, या पहले जैसे एकदम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट अभी भी लोगों के अंदर वो है, जैसे कोई आया तो ऐसा करे, अरे देख देख देख, अरे ये देख कौन है, देख देख, ये वही बात, वही होता है, देख देख वाला बात है। और देख के पीछे से बुलाते भी हैं, शादी करने के लिए भी लोग रेडी है। बहुत लोग हैं जिनको मन है शादी करने को, लेकिन आगे ही नहीं आ रहे, पता समाज की वजह से। ठीक है, समाज, हम समाज में रह रहे, समाज के हिसाब से रह रहे, ओके, लेकिन आप अंदर ही अंदर मर रहे हो। आप फिर दूसरी लड़की की शादी करते हो, आपको पसंद हम है, आपकी पसंद हम है, आप फिर शादी करते हो लड़की से, आप फिर जिंदगी उसका भी खराब कर रहे हो। तो प्यार दो, सबको प्यार दो, प्यार बांटो। तो जिसको आजकल किसी को नहीं चाहिए, एक्चुअली में नहीं चाहिए, करेक्ट है। हमारे पास भी आते हैं सिर्फ क्यों, बॉडी के लिए, राइट है, मेरा फिगर अच्छा है, मेरे इम्प्लांट्स अच्छे हैं, सामने कोई आके नहीं। एग्जाम्पल है कि मैंने अगर कुछ कपड़ा, थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहने, अरे उसने ऐसे पहना, ऐसे पहना, आप देखने क्यों आ रहे हो फिर? आप देखने भी आते हो, आपको देखना भी है, आपको ये भी करना है, क्रिटिसाइज भी करना है। तो ये है हमारी प्यारी दुनिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है कि आज कम्युनिटी वाइज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। हाँ जी। और उनको सुन के उतना ही मज़ा आया होगा जितना हम अच्छा फील कर रहे हैं। परिवर्तन होगा, मतलब लोग और भी आएंगे बाहर, जिनको मतलब एक हिम्मत होनी चाहिए, जैसे आप में है, ये सब चीज़ें सामने लाना एक बहुत हिम्मत का काम है, ये इजी नहीं है। और मुझे मेरे कम्युनिटी वालों को भी यही बोलना है, मेरी बहनों को यही बोलना है, देखो हम सब टैलेंटेड है, हम बहुत टैलेंटेड है, जितना कला हमारे अंदर है किसी में नहीं है। सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, सुंदर बनो, अच्छा सोचो, थोड़ा है ना ये जो प्यार वाला सिस्टम थोड़ा सा साइड में रख के लड़के एकदम प्रॉपर चुनना, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ आपके साथ हो सकता है, हुआ भी होगा। लड़कों के चक्कर में पैसा वेस्ट मत कीजिए। और नॉर्मल लोगों के लिए बोलना है, अच्छा सोचो, दूसरों का ना बुरा मत सोचो, रिस्पेक्ट एवरीवन। आप रिस्पेक्ट करोगे आपको मिलेगा, आप दोगे आपको मिलेगा। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे से रहो, सुंदर रहो और हैप्पी रहो, खुश रहो ना, क्यों यू करना है, खुश रहो। थैंक यू जैज़, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला और हमें भी इंस्पिरेशन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच कि इस पॉडकास्ट में आपने एक चांस दिया कि मेरा मुद्दा रखने के लिए। थैंक यू आप लोगों के लिए भी, थैंक यू सो मच।